हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर यायावर साम्राज्य की पार्ट 4। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चंगेज़ खान का जीवन वृत्त से। चंगेज़ खान कौन थे, चंगेज़ खान के पिता कौन थे, चंगेज़ खान ने कैसे उपलब्धियां हासिल की, चंगेज़ खान ने किसके साथ लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है, चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी को हुआ था और आज हम जिसे आधुनिक मंगोलिया कहते हैं उसके उत्तरी भाग में ओनोन नदी है। उसी ओनोन नदी के नज़दीक ही चंगेज़ खान का जन्म हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था और चंगेज़ खान का नाम चंगेज़ खान बाद में पड़ा, लेकिन बचपन में जब वो पैदा हुए थे उस वक्त उनका नाम रखा गया था तेमुजिन। हालांकि हम इसमें चंगेज़ खान के बारे में पढ़ रहे हैं तो तेमुजिन के साथ साथ हम चंगेज़ खान का भी नाम का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि तेमुजिन और चंगेज़ खान एक ही थे। उसके पिता का नाम येसुजेई था जो कियात कबीले का मुखिया था। बहुत सारे कबीले हुआ करते थे और हर कबीले में एक परिवारों का समूह हुआ करता था और ये कबीला क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर रहा करता था, इसलिए इसे यायावर कहा जाता था। यहाँ लिखा है कि जो चंगेज़ खान थे यानी कि जो तेमुजिन थे उनके पिता का नाम येसुजेई था और येसुजेई कियात कबीले के मुखिया थे यानी कि सरदार थे। यह एक परिवारों का समूह था और बोरजिगित कुल से संबंधित था और जो कियात कबीला था वो एक परिवारों का समूह था। कई परिवार आपस में मिल करके रहा करते थे और उस कबीले का नाम दिया गया था कियात और वो लोग बोरजिगिद कुल से जुड़े हुए थे यानी कि सभी का अपना अपना वंश होता है। कियात कबीला बोरजिगिद कुल से बोरजिगिद वंश से जुड़ा हुआ था। उसके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलूनी के ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। जो तेमुजिन थे यानी कि चंगेज़ खान थे, उनके पिता की बहुत कम उम्र में ही हत्या कर दी गई थी और उनकी माता थी जिनका नाम था ओलूनी के। उन्होंने तेमुजिन के साथ साथ उनके सगे भाइयों को भी पाला पोसा और साथ ही साथ उनके सौतेले भाइयों का भी लालन पालन उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से किया। 1170 का दशक भी पर्यायों से भरा था। 1170 का दशक था और ये परिवर्तनों से भरा था। क्यों? क्योंकि तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। 1170 के दशक में तेमुजिन का किडनैप कर लिया गया था, उनका अपहरण कर लिया गया था और अपहरण करने के बाद उनको गुलाम बना लिया गया था और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था बोटे, उनका भी शादी के बाद उनका भी अपहरण कर लिया गया था और चंगेज़ खान ने यानी कि तेमुजिन ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उन्हें लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोघुरचु उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। यहाँ लिखा है कि हालांकि 1170 का जो दशक था वो परिवर्तनों से भरा हुआ था। चंगेज़ खान को भी अपहरण कर लिया गया था और उन्हें दास बना लिया गया था यानी कि गुलाम बना लिया गया था और उनकी पत्नी को भी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया था और चंगेज़ खान को उन्हें छुड़ाने के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। इतनी सारी विपत्ति के बाद भी चंगेज़ खान यानी कि तेमुजिन बहुत सारे उन्होंने मित्र बनाए। उनमें से एक मित्र था बोघुरचु जो कि नवयुवक था जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। बोघुरचु चंगेज़ खान का यानी तेमुजिन का पहला मित्र था जो हमेशा एक विश्वस्त साथी के रूप में यानी कि ऐसा साथी, ऐसा दोस्त जिस पर यकीन किया जा सके, ऐसे साथी के रूप में बोघुरचु चंगेज़ खान के साथ हमेशा रहे। उसका सगा भाई आंडा जमुका भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। जो चंगेज़ खान थे, तेमुजिन थे, उनका एक सगा भाई था जिसे आंडा कहा जाता था, उनका नाम था जमुका। वो भी चंगेज़ खान यानी तेमुजिन के एक विश्वसनीय मित्र थे। तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की।
चंगेज़ खान जानते थे कि अगर वो पावरफुल बनना चाहते हैं, अगर वो सारे क्षेत्रों को जीतना चाहते हैं, तो उन्हें सभी लोगों को अपने साथ मिलाना होगा और सेना बनानी पड़ेगी और अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, तभी वो किसी क्षेत्र को जीत सकते हैं, किसी को भी पराजित कर सकते हैं, हरा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि तेमुजिन ने कैराइट यानी चंगेज़ खान ने कैराइट लोगों के राजा के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई और उनके पिता के जो सगे भाई थे, जो कि बूढ़े हो गए थे, उनका नाम था तुगरिल उर्फ ओंग खान। उनके साथ भी उन्होंने अपने पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की, यानी कि चंगेज़ खान के वो चचा थे और चचा के साथ भी उन्होंने अपने रिश्ते को कायम रखा। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वो उसका शत्रु बन गया। यहाँ लिखा है कि हालांकि जमुका उनके पुराने मित्र थे, पुराने दोस्त थे, एक विश्वसनीय मित्र थे, लेकिन फिर भी बाद में वो उनके शत्रु बन गए थे। क्या कारण था? क्योंकि चंगेज़ खान ये सोचते थे कि वो पावरफुल बने, उनका राज हो, और जो जमुका थी वो सोचते थे कि वो चंगेज़ खान से भी ज़्यादा पावरफुल बने, उनकी हुकूमत हो, उनका शासन हो। इसलिए बाद में जमुका चंगेज़ खान के शत्रु बन जाते हैं। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जो चंगेज़ खान थे, उन्होंने क्या किया था पहले कि सभी लोगों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कैराइट के शासक को भी अपने साथ मिला लिया था और ओंग खान को भी अपने साथ मिला लिया था। इसलिए यहाँ लिखा है कि 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और इस मित्रता का इस्तेमाल चंगेज़ खान ने यानी तेमुजिन ने जमुका जैसे शक्तिशाली पावरफुल प्रतिद्वंदियों यानी कॉम्पिटिटर को भी हराने के लिए किया। जमुका को हराने के लिए क्या किया? चंगेज़ खान यानी जिनका नाम था तेमुजिन, उन्होंने क्या किया कि अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी यानी जमुका को हराने के लिए उन्होंने किसकी दोस्ती का इस्तेमाल किया? ओंग खान। तेमुजिन ने ओंग खान का इस्तेमाल किया, उनकी दोस्ती का इस्तेमाल किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया और वह अब अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। जब तेमुजिन ने यानी चंगेज़ खान ने जमुका को हरा दिया, जो कि शक्तिशाली थे, जो पावरफुल थे, उनको हरा दिया, तब चंगेज़ खान ने ये सोचा, तेमुजिन ने ये सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है और फिर वो दूसरे कबीलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कबीलों को भी जीत सके, उन्हें हरा सके और उनके लोगों को अपना बंदी बना सके और उनको अपने साथ मिला सके। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। यहाँ लिखा है कि उन्होंने किसके किसके खिलाफ युद्ध छेड़ा? उन्होंने अपने पिता के हत्यारे के खिलाफ युद्ध छेड़ा और शक्तिशाली जो तातार कैराइट थे उनके खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा और खुद ओंग खान, जिसके साथ उनकी मित्रता थी, जिसके मित्रता का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जमुका को हराया था, उस ओंग खान के विरुद्ध भी उन्होंने 1203 ईस्वी में युद्ध छेड़ा था। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। यहाँ लिखा है कि 1206 में तेमुजिन ने शक्तिशाली जमुका को हराया था और उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि वो नेमन लोगों को हराएंगे और उनको हराने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे पावरफुल व्यक्ति के रूप में उभरे। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली। यहाँ लिखा है कि तेमुजिन की प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा हुई थी जिसका नाम था कुरिलताई। सभा को कुरिलताई कहा जाता था। उसमें मान्यता मिली और तेमुजिन का नाम चंगेज़ खान से समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ सम्मानित किया गया और वो मंगोलों के महानायक भी घोषित किए गए। 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज़ खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। जब उनको चंगेज़ खान की मान्यता नहीं मिली थी, उससे पहले
1206 में कुरिलताई से मान्यता जब नहीं मिली थी, उससे पहले चंगेज़ खान ने क्या किया था, मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में उन्होंने पुनर्गठित किया था। यानी कि ऐसी सेना उन्होंने तैयार की थी जिसमें अनुशासन हो और जो बहुत अच्छे तरीके से युद्ध लड़ सकते हों। और जब उन्होंने इस तरह से अनुशासित सैन्य शक्ति का निर्माण किया था, तो इससे उनके भविष्य में जीतने की संभावना जो थी वो एक प्रकार से तय हो गई थी। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। चंगेज़ खान की पहली इंटेंशन क्या थी, पहली मंशा क्या थी, वो ये थी कि वो चीन पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, उस पर जीत हासिल करना चाहते थे। और उस वक्त चीन जो था वो 3 राज्यों में बटा हुआ था। पहला था उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सिया लोग थे, दूसरा था जरचेन लोगों के चीन राजवंश थे जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, तीसरा था सुंग राजवंश जिनके अधिकार में दक्षिणी चीन था। 1209 में सिया लोग हार गए, यानी कि जो चंगेज़ खान थे उन्होंने 1209 में सिया लोगों को हरा दिया। 1213 ईस्वी में उन्होंने चीन की महान दीवार पर उनका अतिक्रमण हो गया, चीन की महान दीवार पर चंगेज़ खान का अधिकार हो गया। 1215 ईस्वी में उन्होंने फिर से युद्ध लड़ा और पेकिंग नगर को लूट लिया। चीन वंश के विरुद्ध उन्होंने 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन चंगेज़ खान अपने युद्ध अभियानों की प्रगति से, अपने युद्ध अभियानों की तरक्की से बहुत संतुष्ट थे, बहुत सेटिस्फाइड थे और इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र के, यानी कि जो चीन वंश के विरुद्ध उन्होंने 1234 ईस्वी तक लड़ाइयाँ लड़ी, उस क्षेत्र के सैनिक मामले उन्होंने अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़ दिया और 1216 ईस्वी में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि वो लौट आए। चंगेज़ खान क्यों अपने अभियानों की प्रगति से संतुष्ट थे? क्योंकि वो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो सभी लड़ाइयों को जीत रहे थे। 1218 ईस्वी में कराखीता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारज़्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। यहाँ लिखा है कि चूंकि चंगेज़ खान ने बहुत ही अच्छी अनुशासित सैन्य शक्ति का निर्माण किया था, 1218 ईस्वी में कराखीता की हार के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को कंट्रोल करती थी, मंगोलों का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तृत हो गया, अमुदरिया तक विस्तृत हो गया, तुरान और ख्वारज़्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारज़्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज़ खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। ख्वारज़्म का सुल्तान था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद, उन्होंने चंगेज़ खान के जो दूत थे उनकी हत्या की थी और इसी वजह से चंगेज़ खान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और जो सुल्तान मोहम्मद थे वो चंगेज़ खान के गुस्से का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने, यानी कि सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल दूतों का वध कर दिया था। 1219 और 1221 ईस्वी तक अभियानों में बड़े नगरों ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जब चंगेज़ खान ने ये जाना कि उनके दूतों का वध सुल्तान मोहम्मद ने कर दिया है, तब वो गुस्से में आ गए और उनके खिलाफ उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। और जब उन्होंने युद्ध शुरू किया तो वो उनका जो युद्ध करना था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। 1219 और 1221 ईस्वी तक युद्ध अभियानों में बड़े बड़े नगर थे, ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात। इन सभी बड़े बड़े नगरों ने मंगोल सेनाओं के आगे उन्होंने समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया और जिन नगरों ने इनकार कर दिया था चंगेज़ खान के आगे झुकने से, उन नगरों को बर्बाद कर दिया गया था। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज़ खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। निशापुर में जब घेरा डाल रहे थे चंगेज़ खान की सेना, उस वक्त एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। चंगेज़ खान ने गुस्से में ये आदेश दिया था कि इस नगर को, यानी निशापुर नगर को इस तरह से बर्बाद किया जाए कि पूरे के पूरे नगर में हल चलाया जा सके।
अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित ना रहने दिया जाए। चंगेज़ खान ने गुस्से में ये आदेश दिया कि ऐसा वहाँ वध किया जाए, ऐसा संहार किया जाए कि जितने भी नगर के बिल्ली और कुत्ते हैं उनको भी जीवित ना रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अज़रबैजान तक चली आईं और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद के पीछे लग जाती हैं और वो सुल्तान मोहम्मद का पीछा करती हैं और पीछा करते हुए अज़रबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के बाद मंगोल जो सेना थी उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। मंगोल सेना की दूसरी टुकड़ी थी, उस टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जिनका नाम था जलालुद्दीन, उनका अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया था। सिंधु नदी के तट पर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। यह लिखा है कि सिंधु नदी के तट पर जब चंगेज़ खान थे उन्होंने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और ऐसे प्राकृतिक आवास है जिनमें कठिनाइयाँ थीं और उनके समन निमित्तज्ञ यानी कि जो फ्यूचर के बारे में बताने वाले थे, ऐसे ओझा जादूगर ने उन्हें अशुभ संकेतों का आभास दिलाया, जिससे कि उन्होंने यानी कि चंगेज़ खान ने अपने समन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास से अपने विचारों को बदल दिया और वो उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस नहीं लौटे। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई। चंगेज़ खान का ज़्यादातर जिंदगी युद्धों में बीता। वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे और उनकी जो ज़्यादा ज़िंदगी थी वो युद्धों में व्यतीत हुई और 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी, यानी कि उनकी सेना की जो उपलब्धियां थी वो हैरत कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। चंगेज़ खान की जो सेना थी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे थी? क्योंकि जो स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली थी उन युद्ध शैली के बहुत से तरीकों को ज़रूरत के हिसाब से बदला गया था, उसमें सुधार किया गया था और उसको प्रभावशाली रणनीति में बदला गया था और इस तरह से जो चंगेज़ खान की सेना थी उनमें वो ताकतवर थी। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। यहाँ लिखा है कि मंगोल और तुर्क के जो घुड़सवार थे उनकी घुड़सवारी कौशल ने चंगेज़ खान की सेना को गति प्रदान की थी। क्योंकि घोड़े पर सवार होकर वो तीरंदाजी किया करते थे। उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में यानी कि जब वो जंगलों में जाया करते थे और शिकार किया करते थे तो उस वक्त वो घोड़ों पर बैठे रहते थे और घोड़ों पर बैठ करके ही वो तीरंदाजी किया करते थे और ये उन्होंने उसी वक्त ये कला को उन्होंने सीखा था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया था और ये जो घुड़सवारी तीरंदाजी का अनुभव था चंगेज़ खान की सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया गया था। स्टेपी प्रदेश के जो घुड़सवार होते थे वो हमेशा फुर्तीले हुआ करते थे और बड़ी तेज गति से वो यात्रा किया करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। चंगेज़ खान की सेना को अपने आसपास के भूभागों की जानकारी हो गई थी, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है और मौसम की जानकारी हो गई थी, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की और यही जानकारी चंगेज़ खान की सेनाओं को अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की, यानी कि ऐसा कार्य करने की ताकत प्रदान की जो कि अकल्पनीय हो। यहाँ लिखा है, उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यहाँ लिखा है कि
चंगेज़ खान ने कड़ाके की सर्दी में युद्ध अभियान शुरू किए और जहां वो युद्ध करते थे वहां के नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए उन्होंने बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे। यहाँ लिखा है कि जो यायावर लोग थे वो अपनी परंपराओं के अकॉर्डिंग प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में यानी कि जो घिरा हुआ हो ऐसे शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन चंगेज़ खान ने घेराबंदी यंत्र के बारे में जाना, नेफ्था बमबारी के बारे में शीघ्र ही जाना। नेफ्था बमबारी क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन एक तरल होता है जो कि ज्वलनशील होता है। चंगेज़ खान ने इसके महत्व को शीघ्र जाना और इसका उन्होंने उपयोग भी किया। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के जल उपस्कर का निर्माण किया जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। चंगेज़ खान के इंजीनियर भी थे जो उन्हें तरह तरह के हथियार बनाकर देते थे। उनके इंजीनियरों ने उनके शत्रुओं के विरुद्ध, चंगेज़ खान के दुश्मनों के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के जल उपस्कर यानी कि लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट, ऐसा हथियार जो कि लाइट होता था यानी हल्का होता था, जो मुड़ने वाला होता था, यहाँ पर यह दिया गया है। और ये जो दशक दिया गया है इसमें कौन सी घटना क्या हुई थी इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मंगोल द्वारा किए गए विनाश का आकलन यानी मंगोलों ने किस तरह से तबाही की थी इसके बारे में यहाँ लिखा है। मंगोल ने किस तरह से तबाही की थी। चंगेज़ खान के जो मंगोल सेना थी उनके अभियानों के विषय में जितने भी प्राप्त विवरण हैं इस पर सहमत हैं कि जिन नगरों ने चंगेज़ खान के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था उन पर पहले चंगेज़ खान ने अधिकार किया और फिर अधिकार करने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। और इनकी जो संख्या थी बहुत ही चौंका देने वाली थी। 1220 ईस्वी में निशापुर पर अधिकार करने के बाद चंगेज़ खान ने 17,47,000 लोगों का वध किया था, जबकि 1222 ईस्वी में हेरात पर कब्जा करने के बाद मंगोल सेनाओं ने 16 लाख लोगों की हत्याएं की थी और 1258 में बगदाद पर अधिकार करने के बाद 8 लाख लोगों का वध किया गया था। छोटे जो नगर थे उसमें कम नरसंहार हुआ था क्योंकि उनमें पॉपुलेशन कम थी। नासा में 70,000 का वध किया गया था, बहाग जिले में 70,000 का वध किया गया था और कोहिस्तान प्रांत के तुन नगर में 12,000 लोगों का वध किया गया था। इल्खानों के फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने यह बताया था कि मर्व में 13 लाख लोगों का वध किया गया था। उन्होंने इस संख्या का अनुमान कैसे लगाया? उन्होंने इस संख्या का अनुमान इस तरह लगाया कि 13 दिन तक 1 लाख शव प्रतिदिन गिने जाते थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।